हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच चल रहा है। दोस्तों, इसमें हम नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ कि इसका पार्ट 1 नंबर सिस्टम का अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस प्लेलिस्ट में जाके आर एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ से नंबर सिस्टम का पहला पार्ट आसानी से देख सकते हैं और अपनी बात वापस क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, इसका आज पार्ट 2 है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि हम आप लोग पता होगा कि संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आज हम कुछ आगे उससे बात को सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन यानी एक घंटी आती है उसको जरूर दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो सके और आप हमारे वीडियो को अच्छे से देख के अपनी बात क्लियर कर सकें। ठीक है, वीडियो में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम लोगों ने सीखा था अपरिमेय संख्याओं को पहचानना। ठीक है, वहाँ पे दोस्तों मैंने अपरिमेय संख्या को पहचानना अच्छे तरीके से तरीका बताया है कैसे उसको पहचानेंगे। आज हम सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या में कैसे क्या उसको हम पहचानना है। वैसे P/Q के फॉर्मेट में जो संख्याएं होती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q का मान बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, परिमेय संख्या आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या मैंने आपसे कहा है जो P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होगा, लेकिन Q का मान बटे में 0 नहीं होना चाहिए। यही बातें मैंने आपको बताई थी, लेकिन एक बार हम पहले अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था अंकों से मिलाकर संख्याएं बनती हैं। संख्याएं असीमित होती हैं, अनंत होती हैं। संख्याओं को दो प्रकार में बांटा गया है, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक चिन्ह देखे तो वही हमारी काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक संख्या को आई से प्रदर्शित करते हैं, जिसे आयोटा बोलते हैं, और आयोटा का मान होता है, यानी आई का मान होता है अंडर रूट में -1, और अंडर रूट जब हटाएंगे तो वो क्या होगा, I² होगा। I² इक्वल -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने वास्तविक संख्या पे। वास्तविक संख्या को दो प्रकार में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम पहचाने कैसे? जिसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जाए, लेकिन Q का मान बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर P का मान बटे में अगर 0 आता है तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल सीखा था अपरिमेय संख्या को पहचाने कैसे। जो संख्याएं वर्गमूल में हो लेकिन वह पूर्ण वर्ग ना हो, वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन ये चीज़ तो आप आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था ये कि अगर दशमलव में बात आ जाती है तो दोस्तों, जैसे 1.2121 करके मैंने आप लोगों को बताया था, तो वहाँ पे क्या दशमलव के बाद संख्याएं न रुकें दोस्तों। और दूसरी कंडीशन उसकी यह थी कि दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति निश्चित क्रम में ना हो। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर होता है, फॉलो होता है, तो वह हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इतना चीज़ हम लोगों ने कल सीखा था। अब यहाँ से आज सीखेंगे परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या में हम लोग क्या यहाँ पे अब आज सीखेंगे, हम यहाँ पे पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में, जिसे बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे सीखेंगे पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब यह होता है कि जो संख्याएं पूर्ण हो, पूर्ण अंक, इसे इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, यानी पूर्णांक का मतलब होता है दोस्तों पूर्ण अंक। जो संख्याएं पूर्ण हों वही क्या कहलाएंगी, पूर्णांक। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जो संख्या दशमलव में ना हो, दशमलव में ना हो, वही क्या कहलाएंगी, आपकी पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया है, यानी पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के कैसे होते हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पे पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे, सबसे पहला पूर्णांक जो हमारा होता है दोस्तों वो होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक, यानी जिसे आप लिखते हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह जो हमारी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? धन पूर्णांक होंगी, यानी जो प्लस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, उसी को बोलते हैं धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने जीरो को क्यों नहीं लिया। तो जीरो दोस्तों क्या होता है? जीरो होता है उदासीन पूर्णांक। क्या होता है? जो हमारा दूसरा होता है उसे बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। उदासीन पूर्णांक, ये जीरो। अब इसको उदासीन पूर्णांक क्यों बोलते हैं? जीरो को उदासीन पूर्णांक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव में होता है ना ही नेगेटिव में होता है, इस वजह से इसे बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये तो ना तो पॉजिटिव में होता है ना ही नेगेटिव में होता है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? उदासीन पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा पूर्णांक होता है वो होता है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी ऋण पूर्णांक। ठीक है, जो संख्याएं माइनस में लिखी होती हैं वो संख्याएं क्या होंगी? वो संख्याएं होंगी हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा दोस्तों कि पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी जो दशमलव में ना हो वही पूर्णांक होंगी। और पूर्णांक को तीन भागों यानी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन पूर्णांक, यानी जो पॉजिटिव में होता है, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने जीरो क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीरो क्या होता है? एक उदासीन पूर्णांक होता है। अब जीरो ना ही पॉजिटिव में होता है और ना ही नेगेटिव में होता है, इस वजह से इसे जीरो को बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। ठीक है, अब आते हैं बात धन ऋण पूर्णांक पर करते हैं, यानी जो संख्याएं ऋणात्मक में होंगी वही ऋण पूर्णांक कहलाएंगी। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, यहाँ पे आप उसका जवाब दे दीजिए। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछे, ऑप्शन दे दे, निम्न में से कौन सबसे बड़ा पूर्णांक है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपसे इसमें पूछ ले कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो आप इसमें क्या बताएंगे? अब देखो, माइनस में एक बात याद रखना कि माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही छोटा होगा वो, और माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। ध्यान से समझना, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसका मान उतना ही छोटा होगा और माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी उसका मान उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप लोग सोच रहे होंगे 3/4 एक सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ये पूर्णांक है ही नहीं। ठीक है, ये पूर्णांक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला है कि पूर्णांक वही होगा जो संख्या दशमलव में नहीं होगी। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे पहले, जब इसको 4 सत्या 28 हो जाएगा। देखो दशमलव में आ गया, तो मैंने बोला कि जो संख्याएं दशमलव में नहीं होगी वही हमारा पूर्णांक होगा। ये तो पहले से ही हमें पता चलेगा कि ये पूर्णांक नहीं है। अब आते हैं बात यहाँ पे, ये -4 है, ये -27 है। तो भाई अगर जैसे आपके पास 1 रुपया है, ठीक है, अब 1 रुपये को बांटना हो तो अगर किसी से उधार लिए हैं तो 1 रुपये को 27 लोग मिल के दे सकते हैं, तो क्या होगा? ये उतना ही छोटा होगा। इसको 1 रुपये को बांटना उतना ही आसान होगा, लेकिन ये 4 ही लोग हैं, इनको 50 यानी 25 पैसे करके देना होगा और इनको उसी हिसाब से डिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस में तो वैसे भी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो ये तो धन पूर्णांक हो गया, तो पता ही है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये तो जीरो से बड़ा ही होगा। यानी ये माइनस से जीरो तो बड़ा ही होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि जीरो तो ना ही पॉजिटिव में होता है, ना ही नेगेटिव में होता है, ना ही धनात्मक में होता है, ना ही ऋणात्मक में होता है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछता है और वहाँ पे आप लोगों को जीरो दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा पूर्णांक है, तो आप बताएंगे कि जीरो सबसे बड़ा पूर्णांक है। क्यों बड़ा पूर्णांक है? क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा ये। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इतना बताने से मेरा फ़ायदा आप लोगों को ये हुआ कि यहाँ पे आप लोगों को बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये पूर्णांकों के बारे में जानकारी आप लोगों को हो गई होगी। चलिए, अब दोस्तों इसके आगे हम सीखेंगे अब संख्याओं के बारे में, यानी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ से यह है दोस्तों प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या को दोस्तों प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यानी इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी जो संख्याएं दोस्तों यहाँ पे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी ऐसी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होंगी। यानी जिसे आप बोलते हैं, ये क्या है, गिनती ही तो है, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जो जाएंगी उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी जो गिनती होती है, आप ऐसा सीधा सीधा आप लिख दीजिए, जो गिनती होती है वही क्या है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि भाई अगर कभी आपसे मान लिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग पता कीजिए, ऐसा कुछ प्रश्न बनता है, तो वहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से काम में लेना होता है। फिलहाल हम यहाँ पे संख्या सीख रहे हैं कि भाई प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पहचानेंगे कैसे, जो 1 से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी जिसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। ठीक है, अब यहां से बात को सीखते हैं। होल नंबर क्या होता है दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा करके जो स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी अगर 0 लग गया है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि वह संख्या कंप्लीट हो चुकी है, यानी पूर्ण संख्या बन चुकी है। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होती है उसे प्राकृतिक संख्या, और अगर 0 लग गया है तो उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूर्ण संख्या समझ में आया होगा। अब यहाँ पे सीखते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर के बारे में सीखते हैं। अब सम संख्या क्या होंगी, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, आप यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं वही क्या कहलाती हैं, हमारा सम संख्या कहलाती हैं। पहचानेंगे कैसे उसे, 2 4 6 8 10 इसी तरह जो है क्या होंगी। अब ये जितनी भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंच 6 10। इसी तरह आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 2 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो आपको अगर जैसे बोल दिया जाए कि प्रथम 3 संख्या को अगर मानने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे मानेंगे, यहाँ पे सीख लेते हैं। सबसे पहले x + 2, x + 4, x + 6, आप इस प्रकार से संख्याओं को मानेंगे। जैसे प्रथम 3 संख्या को मानने के लिए बोल दे 1 2 3 ये मान लिए हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ पे अगर मानने के लिए बोलता है कि प्रथम सम 3 संख्याओं का मतलब ऐसा योग मानने के लिए बोले सम संख्या का, तो आप सम में इस प्रकार से मानेंगे, x + 2, x + 4, x + 6 यहाँ पे इस प्रकार से मानेंगे। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, उसके आगे विषम संख्या जिसे बोलते हैं ऑड नंबर। विषम
संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो संख्या दो से विभाजित ना हो वही क्या कहलाएंगी, ऑड संख्या, ऑड नंबर कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। पहचानेंगे कैसे उसे, तो पहचानने के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 इसी तरह से हम उसको पहचानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात मेरी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब जैसे यहाँ पे दोस्तों प्रथम 3 अब विषम संख्या को मानने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे मानेंगे वो यहाँ पे हम सीखते हैं। आप यहाँ पे प्रथम, आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम 3 विषम संख्या आप कैसे मानेंगे, x + 1, x + 3, x + 5 आप इसी तरह से मान लेंगे। अगर 4 बोलता है तो आगे x + आप 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर प्रथम 3 सम संख्या मानने के लिए बोला जाए तो आप क्या मानेंगे, पहले x, उसके बाद x + 2, उसके बाद x + 4 और इसी तरह अगर 4 के लिए बोलता तो आप x + 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम सम संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे प्रथम सम संख्या क्या है दोस्तों, 2 है। और अगर आपसे पूछता है कोई कि प्रथम विषम संख्या कौन सी है, प्रथम विषम संख्या कौन सी है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। उम्मीद करता हूं बात आप लोगों को ये समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से हम यहाँ पे सीख लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राकृतक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह कहाँ तक, अनंत तक जो गिनती होती है, आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राकृतक संख्या को प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यानी होल नंबर। अगर 0 लगा देते हैं तो क्या होगा, संख्या पूरी कंप्लीट हो जाएगी यानी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तक कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, फिर हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है यानी आपको बोल दिया जाए कि प्रथम 3 सम संख्या को मानना है या 4 सम संख्या को मानना है तो आप कैसे मानेंगे, x, फिर उसके बाद x + 2, फिर उसके बाद x + 4, 4 के लिए बोलता है x + 6 आप इस प्रकार से मान सकते हैं। और अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रथम सम संख्या कौन सी है तो आप क्या बताएंगे कि प्रथम सम संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10 यानी ऐसी संख्याएं जो है सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वही विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये 2 से विभाजित नहीं होंगी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रथम विषम संख्या कौन सी है तो आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रथम 3 विषम संख्या को मानने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, x + 1, फिर उसके बाद x + 3, फिर उसके बाद x + 5 इसी तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, और एक बात और इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए, गणित में आधे सम संख्या होती हैं और आधे विषम संख्या होती है। ठीक है, सम संख्या के पहले और सम संख्या के बाद में एक विषम संख्या होती है। ठीक है, कैसे होती है जान लीजिए, जैसे 4 एक सम संख्या है, 4 के पहले 3, 4 के बाद 5 क्या है, ये दोनों संख्याएं क्या हैं, विषम संख्या है। तो मैंने क्या कहा कि कोई भी एक सम संख्या के पहले और सम संख्या के बाद क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। ठीक है, आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये चीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट बात सीखेंगे, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोलते हैं। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो फिर बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं
और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इन दोनों के बारे में अच्छे से क्लियर करते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए, यहां पे जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए वही क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। लेकिन एक व खुद के अलावा, एक व खुद के अलावा, ठीक है, मैंने क्या कहा, जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए वही क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, यानी संयुक्त संख्या होगा, लेकिन एक व खुद के अलावा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को अभी हम आगे क्लियर करेंगे कि भाई एक व खुद के अलावा कैसे। ठीक है, अगली बात, पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या, पहली भाज्य संख्या 4 है। पहली भाज्य संख्या क्या है दोस्तों, 4 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 2 3 क्यों नहीं है। तो दोस्तों, भाज्य गुणन आप यहाँ पे इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई 1 2 और 3 क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड होंगे। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कम से कम यानी 3 ही गुणनखंड होंगे। कैसे होंगे, आइए इस बात को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, अगर 4 की बात की जाए यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा, एक व खुद के अलावा जो संख्या भाज्य होगी वही क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। मैंने क्या कहा कि जिसमें किसी संख्या का भाग जाए संयुक्त संख्या होगी। लेकिन मैंने आगे एक बात और लिखी है, एक व खुद के अलावा। अब देखो, एक तो होगा ही इसका गुणनखंड 4 का, और ये 4 खुद होगा। ठीक है, लेकिन ये संख्या किससे और कट रही है, 2 से कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 4 और 3, एक और 4 तो ये खुद से तो विभाजित होंगे ही, लेकिन जो संख्या और किसी से भी विभाजित होती है वही क्या होगी, हमारी भाज्य संख्या होगी। बस ठीक है, अब देखो इसके कितने गुणनखंड बने, 3 गुणनखंड बने। अब जैसे यहाँ पे अगर 6 की बात की जाए, जैसे 6 की बात की जाए, तो 1 और 6 तो बिल्कुल रहेगा ही। ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 2 3 6 होता है, और ये 3 दूना 6 होता है। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 6 के गुणनखंड 4 हो गए। तो मैंने क्या कहा कि पहली भाज्य संख्या 4 होगी। ठीक है, यानी इसके न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 होगी, लेकिन अधिकतम कितनी भी हो सकते हैं। अब आप लोगों के मन में वही प्रश्न उठा कि भाई 1 2 और 3 भाज्य संख्याएं क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 की बात की जाए तो ये 1 से विभाजित होगा और किसी से विभाजित होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, ये एक भाज्य संख्या नहीं है। 2 की बात की जाए तो 1 और 2 से ही विभाजित होगा और किसी संख्या से होगा ही नहीं। और मैंने क्या बोला है, एक व खुद के अलावा अगर किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है तो वो हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, 3 को ले लीजिए, 3 क्या होगा, 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, लेकिन और किसी संख्या से 3 विभाजित होगा क्या, नहीं होगा, इसलिए यह एक भाज्य संख्या नहीं है। अब 4 की बात की जाए तो 4 बिल्कुल एक भाज्य संख्या होगी। क्या होगा, 1 और 4 से खुद विभाजित होगा ही, लेकिन ये 4 जो है वो 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह है, अब यहीं से एक प्रश्न बनता है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है, क्या है। तो आप क्या बताएंगे, पहली भाज्य संख्या 4 होती है। आप यहाँ से अच्छे से लिख दीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसको ऐसा करने में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे भी साइड में लिख दूंगा। तो आप यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात समझ गए होंगे, यानी पहली भाज्य संख्या, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहली भाज्य संख्या कितनी है, 4 है।
ठीक है, तो 4 क्यों है, मैंने आप लोग बता दिया कि पहले 4 ही क्यों है, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या न्यूनतम 3 ही होगी, अधिकतम कितनी भी हो सकती है लेकिन न्यूनतम 3 होगी। तो इस वजह से ये 4 हमारी पहली भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो दोस्तों, जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए, जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पहली अभाज्य संख्या, अगर पहली अभाज्य संख्या की बात की जाए, पहली अभाज्य संख्या यानी इसको रूट संख्या भी बोलते हैं, पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, तो दोस्तों पहली अभाज्य संख्या होगी 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 क्यों नहीं है, तो दोस्तों इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, 2 से कम नहीं होगी। इसके अभाज्य गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। अगर 1 की बात की जाए, 1 क्यों नहीं है, तो दोस्तों मैंने क्या कहा, आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और अच्छे से कर सकते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो अब 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 क्या है, 1 तो ये सिर्फ 1 ही लिख देंगे। क्यों, और मैंने क्या बोला है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी कि 1 जो है अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्लियर करते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे 2-3 एग्जाम्पल यहाँ पे हम करके देख लेते हैं ताकि बात पूरी क्लियर होती चले। जैसे यहाँ पे 3 का गुणनखंड अगर हमें करना है, जैसे 3 का गुणनखंड, ठीक है, तो मैंने क्या यहाँ पे मैंने आपको सीधी सी बात बताई कि जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। और पहली अभाज्य संख्या 2 है। 1 क्यों नहीं है, वो इसलिए कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 होगी। ठीक है, तो 1 जो है इसीलिए नहीं होगा। 1 क्या होगा, मैंने क्या कहा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 3 होगी, यानी 2 होगी। तो यहाँ पे जैसे 3 का ले लेते हैं, 1 क्यों नहीं है, 1 क्यों नहीं है, ये प्रश्न बना हुआ है, 1 क्यों नहीं है, अभी बात क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 3 का गुणनखंड, अगर 3 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, एक तो ये 1 से कटेगा और ये 3 से कटेगा, और किसी से विभाजित होगा क्या, ये और किसी संख्या से विभाजित ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 को ले लीजिए, यहाँ पे 5 को ले लीजिए, एक तो ये 1 से विभाजित होगा और एक ये खुद से विभाजित होगा, ये अभाज्य संख्या है। 7 को ले लीजिए, 1 से विभाजित होगा और ये खुद से विभाजित होगा। लेकिन जैसे ही अगर आप 8 लेते हैं, ठीक है, मैंने क्या कहा, ये इसके गुणनखंड है, 1 तिक्के 3 होगा, 3 का नम 3 होगा, 1 पंचे 5, 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, तो गुणनखंड क्या बन रहे हैं, सिर्फ इसके 2 ही गुणनखंड तो बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, 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 एक बन रहा है। तो इसके गुणनखंडों की संख्या, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी बन रही है, 2 ही बन रही है ना। तो आप समझ गए होंगे कि 1 क्यों नहीं है। 1 क्या होगा, एक तो ये खुद ही रहेगा, जबकि मैंने बोला है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 ही होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, और अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 को लेते हैं, ये 1 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा, ये 4 से विभाजित होगा। तो यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आप लोग पहचानेंगे कैसे कि भाज्य संख्या कौन सी और अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सीधा कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि जिसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो सिर्फ 2 होगी और भाज्य गुणनखंडों की संख्या न्यूनतम 3 होगी, अधिकतम कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। एक बार यहाँ से इस बात को क्लियर और अच्छे से कर लेते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को, फिर हम बढ़ेंगे आगे। हमने सीखा अभाज्य यानी भाज्य संख्या, हमने सीखा भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जिसमें किसी संख्या का भाग चला जाए वही क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। लेकिन एक व खुद के अलावा अगर ऐसा प्रोसेस यानी ऐसा कंडीशन अप्लाई हो रहा है
तो क्या होगा, वह एक भाज्य संख्या होगी। जैसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है। अब 4 ही क्यों होती है, 1 2 3 क्यों नहीं होता? वो इसलिए मैंने क्या कहा कि जिसमें किसी संख्या का भाग जाए लेकिन वह एक व खुद के अलावा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक के लिए एक का क्या होगा, ये एक का एक ही रह जाएगा, तो ये एक क्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। एक दो है, दो क्या होगा, एक ये खुद एक से कटेगा या तो दो से कटेगा, और किसी संख्या से दो कटेगा ही नहीं। इसी वजह से यह एक भाज्य संख्या नहीं है। 3 को लीजिए, 3 क्या होगा, ये एक से विभाजित होगा या तो 3 से विभाजित होगा। इस वजह से ये 3 भी एक भाज्य संख्या नहीं। लेकिन जैसे ही 4 की बात की जाए, ये 1 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये 2 से विभाजित हो रहा है, 4/2 की ये 2 आया विभाजित हो गया। इसका मतलब 4 एक भाज्य संख्या है, और इसीलिए बोला गया है कि पहली भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 6 ले लो, यहाँ पे मैंने एक बात और लिखवाया है कि भाज्य संख्या के न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 होगी। 3 कैसे होगी, यहाँ पे देखिए, क्योंकि यही सबसे पहली भाज्य संख्या है, तो 1 2 3। अब अगर उससे आगे जाएंगे तो अधिकतम कितनी भी होगी, मैंने वो चीज भी लिख सकता है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 लिए, यहाँ 1 और 6 से तो विभाजित होगा ही, लेकिन ये 2 3 6 हो रहा है, 3 दूना 6 हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे 12 लेंगे तो 1 12 से विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है, और ये 4 से विभाजित हो रहा है। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया कि भाज्य संख्या की न्यूनतम गुणनखंडों की संख्या 3 होगी, और अधिकतम ये कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या के बारे में आपको जानकारी अच्छे से हो गई होगी। अब आते हैं अभाज्य संख्या, जिसमें किसी संख्या का भाग न जाए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका मासापा 1 हो। मासापा यानी सार्वगुणनखंड बोलते हैं, यानी कॉमन आप जिसे बोलते हैं। ऐसी संख्या जो खुद से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। या आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखवाया है एग्जाम्पल, 3 क्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। कैसे है, क्योंकि यह 1 से विभाजित होगा या तो 3 से विभाजित होगा, और ये किसी संख्या से विभाजित होगा ही नहीं, ठीक है। 5 को लिए या तो 1 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा, और ये किसी संख्या से विभाजित होगा ही नहीं। अगर इसके मासापा की बात की जाए तो इसका मासापा कितना होगा, इसका मासापा 1 होगा। मासापा के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। मासापा इन सब का क्या होगा, मासापा इनका 1 ही होगा। 8 का ले लेते हैं, मैंने क्या कहा, 8 जिसमें किसी संख्या का भाग ना जाए। लेकिन यहाँ पे देखो 1 और 8 तो जाएगा ही, लेकिन ये 2 भी जा रहा है और ये 4 में भी जा रहा है। इसका मतलब ये है यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। पहली भाज्य संख्या 2 ही क्यों है वो इसलिए दोस्तों कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे देख लीजिए 1 2 1 2 1 2। जैसे मैंने 3 का गुणनखंड करके दिखाया, 3 का 5 का 7 का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं अच्छे से कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, ठीक है। वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों और किसी से विभाजित ना हो, वही हमारी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है दोस्तों तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, ठीक है। कंटिन्यूटी बिल्कुल छोड़ें ही नहीं, कंटिन्यूटी बना के रखें, ठीक है। तो दोस्तों इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, इसका पार्ट 3 होगा। उम्मीद करता हूँ वो भी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो रेगुलर अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।